हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल KVY। चलिए, जो विद्यापति फिजिकल एकेडमी में साप्ताहिक टेस्ट होता है वो क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं हम। आप सब इसके लिए कर रहे थे वेट, थोड़ा क्वेश्चन कर रहे थे अच्छा से सेट, उसी में हो गया लेट। देखिए थोड़ा क्वेश्चन है ना, इस पर क्वेश्चन था इस बार, इसीलिए लेट हो गया। उसका PDF फिर से बनाए, इसमें लेट हो गया। देखिए इसका हटा रहे थे, वो हट ही नहीं पा रहा था, फिर से टाइपिंग करना पड़ा, इसलिए आप देखिए अब कितना अच्छा बना दिए हैं। देखिए इसी में लेट हो गया, देखिए अब कितना अच्छा बनाए हैं। इसी में लेट हो गया, 2 दिन लग गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत दूर जाना है। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, अभी बहुत दूर जाना है। और जिसने कहा था तेरे वश का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर पहला से। चलिए देखिए सवाल नंबर पहला, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमाटाइट के सबसे अधिक भंडार मौजूद है? तो यह जो सबसे अधिक है वो उड़ीसा में है। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन से उसी प्रकार जो बिहार एग्जाम में पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आइए देखिए, इसी सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो हर एक बार एग्जाम में पूछता रहता है ये क्वेश्चन सब। ठीक है, देखिए भारत में हेमाटाइट लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार, ये सबसे अधिक भंडार कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला पाइराइट्स के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह क्या है? रोहतास जिला है। कौन जिला है? रोहतास। आइए, भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? जो लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करता है वह राज्य जो है उड़ीसा ही है। झारखंड के किस क्षेत्र में लौह अयस्क के विशाल भंडार मौजूद है? झारखंड में कहाँ? तो सिंहभूम में। ठीक है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादन होता है? तो वह है रोहतास में। ठीक है, चलिए आगे। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का तो क्या मारेंगे? उड़ीसा मारेंगे। मैग्नेटाइट लौह अयस्क मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह कर्नाटक है। तो बिहार का कौन सा जिला अब्रक के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध था? तो वो नवादा और गया था। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार राज्य कौन है? तो झारखंड है। ये देखिए ये भंडार के लिए है। किसके लिए है? भंडारण के लिए, उत्पादन के लिए नहीं। ठीक है, पाइराइट्स के उत्पादन में भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो पाइराइट्स में प्रथम स्थान है। ठीक है, आइए, लौह अयस्क का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लौह अयस्क का जो सबसे शुद्ध रूप है वो मैग्नेटाइट है। ठीक है, आइए, भारत में तांबा उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, बिहार राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बेलाडीला खान किस राज्य में है? तो वो जो है छत्तीसगढ़ में है। कौन सा खनिज अमझौर या रोहतास में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो वो क्या है? पाइराइट्स हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि किस भारतीय राज्य में हेमाटाइट के सबसे अधिक भंडार मौजूद है? तो वो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो अक्सर एग्जाम के टाइम में पूछता ही रहता है। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध जो है भागी नदी जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। अब देखिए इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो वो भागीरथी पर हो गया। एक मिनट। चलिए,
चलिए, हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिहरी बांध किस नदी पर है? तो तिहरी बांध जो है भागीरथी पर है, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है। और पूछा जाए हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो वह हीराकुंड महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह नर्मदा नदी पर है, ठीक है। आइए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा ही नदी पर बना हुआ है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो वो पेरियार नदी पर है। रिहंद बांध किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। मटूर बांध किस नदी पर है? तो वो कावेरी नदी पर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। कोसी परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो वो अमरकंटक से होता है, सोन नदी का उद्गम स्थल। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह गंगा नदी पर है। और तुंगभद्रा बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। चलिए, एक मिनट। आइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं द्वारा किया गया? तो यह जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आइए देखिए, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है इनके संस्थापक थे। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो परिषद में जो प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था कि परिषद में प्रवेश कीजिए और ब्रिटिश सरकार का विरोध कीजिए। गया में कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो गया में कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ था। आइए, 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया कांग्रेस के अधिवेशन जो थे 1922 में वो चित्तरंजन दास ही थे, ठीक है। स्वराज पार्टी ने किस आंदोलन के असफल होने के बाद अपनी राह अलग की थी? तो असहयोग आंदोलन। आइए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया था वो श्री कृष्ण सिंह किए थे। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो 1922 में जब चोरा चोरी कांड हुआ उसी में असहयोग आंदोलन ले लिया। स्टार्ट हुआ था 1920 में, ठीक है। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है, इसका उपनाम है। स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वह इलाहाबाद में हुआ था, स्वराज पार्टी का पहला अधिवेशन, ठीक है। आइए, 1923 में विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी को क्या सफलता मिली? तो 1922 क्या है 1923 में जो विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी जो थे वो बड़ी संख्या में सीटें जीती हुई थी, ठीक है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किए थे? तो वही आंदोलन जो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ठीक है। आइए, स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? पूछता रहता है। तो स्वराज पार्टी के जो सचिव है वो मोतीलाल नेहरू है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। बिहार में स्वराज पार्टी के गठन मुख्य रूप से किसकी थी? तो वो श्री कृष्ण सिंह और रामदयालु सिंह की थी, ठीक है। चलिए, आइए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? वो तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। आइए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति कहा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कहा जाए तो वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आइए,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारतीय संविधान के पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। भारत के प्रथम गृह मंत्री जिसे होम मिनिस्टर कहते हैं वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। आइए, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। प्रथम उप प्रधानमंत्री कहेगा क्या मारेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और प्रथम उपराष्ट्रपति कहेंगे तब मारना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले पूछा जाए तो मोहम्मद यूनुस थे जो 1937 में बना। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ठीक है। आइए, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री पूछा जाए तो बलदेव सिंह हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार राज्य के रहने वाले थे। ठीक है। जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कहा जाए तो राजेंद्र प्रसाद मानना है। ठीक है। भारत के पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या मारेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आइए अब देखिए कुछ बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्थापना और इसका महत्वपूर्ण तथ्य विचार क्या है वो लिए हैं। देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? तो 22 मार्च 1912 को हुई थी। ठीक है। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग, बिहार को बंगाल से अलग कब अलग हो किया गया? तो 1912 में। बिहार का राजकीय पशु तो बैल, बिहार का राजकीय फूल तो गेंदा, बिहार का राजकीय पक्षी तो गोरैया, बिहार का राजकीय फूल तो गेंदा हो गया। बिहार का राजकीय वृक्ष तो पीपल वृक्ष है बिहार का राजकीय चिन्ह तो बोधि वृक्ष। बिहार का आधिकारिक भाषा या प्रथम भाषा हिंदी और दूसरा उर्दू। आइए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत के कुल क्षेत्र पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। बिहार में कितने ज़िला है? 38 जिला है। 38वां जिला कौन है? तो अरवल है। ठीक है। बिहार में 38 जिले हैं। बिहार का नाम बिहार किस कारण हुआ? तो यहाँ बौद्ध मतों की अधिक बहुलता के कारण यहाँ बिहार नाम रखा गया। ये पूछता रहता क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। चलिए, इतना क्वेश्चन लिए हैं ना कि एक बार देखिए यादें हो जाएगा। ठीक है। एक सप्ताह का टेस्ट होता है और ये देख लीजिए याद रहेगा। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कान में होती है और एक कान की हड्डी को 3 भागों में बांटेंगे, 3 प्रकार के होते हैं और सबसे छोटी जो है उसमें स्टेपिज कहते हैं उसको। ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कान की हड्डी है जिसे स्टेप्स या स्टेपिज कहते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी कहलाती है, जांघ की हड्डी होती है। और जांघ की हड्डी में उसे नाम क्या है? तो फीमर नाम है। क्या नाम है? फीमर। ठीक है। आइए इसे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो वही स्टेपिज है या स्टेप्स है, कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कहाँ पाई जाती है? वो जांघ की हड्डी को कहते हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206। दांत पूछा जाए तो 32 होते हैं और दूध वाला दांत पूछा जाए तो 20 गो होता है। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहे जाए तो वो क्या है? जबड़े में है। ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ जो होता है इनामेल में होता है। इनामेल है सबसे कठोर पदार्थ। आइए, रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.7
4 है। ये कैसा है? तो क्षारीय है। क्षारीय जो स्वाद में कड़वा हो, जिसका pH मान 7 से अधिक हो और जो लाल लिटमस को नीला कर दे। अम्लीय जो स्वाद में खट्टा हो, जिसका pH मान 7 से कम हो और जो नीले लिटमस को लाल करता हो। ठीक है, तो ई जो है इसका pH मान 7.4 है, अर्थात यह क्षारीय है। आइए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, जिसे बायां नीले, बायां अलिंद और दायां अलिंद और बायां नीले, दायां नीले और बायां अलिंद और दायां अलिंद। ठीक है, तो 4 होते हैं। आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, जीवन काल इसका जो होता है 120 दिन का होता है। ठीक है, मनुष्य के सामान्य हृदय गति क्या है? तो मनुष्य के जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्या मानेंगे? 1 मिनट में, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, तो विटामिन सी से पूछा जाए तो स्कर्वी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो त्वचा ही है। ठीक है, आइए, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? तो क्या है? एड्रेनाइलिन। क्या है? एड्रेनाइलिन। मानव शरीर में कुल कितनी गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता जो सबको दान कर सकते हो? तो ओ। जो ग्रहण दाता हो, ग्रहण वाला ए बी होता है। ठीक है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो मनुष्य के जो लार में होता है वो इमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, जिसे टाइलिन कहते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस से ही है। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला जो अंग हो, पंप कहाँ होता है? हृदय में होता है, हार्ट में होता है, दिल में होता है? क्या मानेंगे? हृदय। इसे देखिए, क्वेश्चन फिर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो याद हो गई, यकृत कहो या लीवर कहो। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? फीमर है। कहाँ होती है? जांघ की हड्डी है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिबरम कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो किडनी में होता है, जिसे वृक्क कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 पॉइंट कुछ होता है डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लाल रक्त कणिका जिसे आरबीसी कहते हैं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आइए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसली जो होते हैं 12 जोड़े होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अभी पढ़ा है स्टेपिज, जो कान की हड्डी कहते हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? वो प्लेटलेट्स है। ठीक है, हाँ, प्लेटलेट्स का काम है कि रक्त कहीं कट फूट गया हो तो उसका थक्का मतलब जमा देगा, तो वो किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। आइए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो कम से कम 65% से 70% तक रहना चाहिए जल। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी है, जो घाव भरने में सहायता करता है। शरीर का मास्टर ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? वो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए, तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 4 कक्ष होते हैं, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। आइए देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन होता है? तो हृदय होता है। हृदय के ऊपरी कक्ष को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं, जो बायां अलिंद और दायां अलिंद होते हैं। अ से नहीं, मतलब ऊ से ऊपर तो उसे अलिंद, नौ से नीचे तो नीले। हाँ, नौ से नीचे तो नौ से नीले। नीले कहाँ होता है? नीचे। तो बायां नीले, दायां नीले, बायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, तो वही हृदय ऊपरी कक्ष को कहा जाए तो अलिंद कहेंगे, और हृदय के निचली कक्ष को कहा जाए तो नौ से निचले, नौ से नीले।
मानव हृदय का सामान्य वजन लगभग कितना होता है? तो हृदय का सामान्य वजन होता है 250 से 300 ग्राम के बीच। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एड्रेनालिन है। ठीक है, आइए, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। बड़ी धमनी को महाधमनी। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो हृदय का मुख्य कार्य है कि रक्त का परिसंचरण करना। ठीक है, आइए, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? एस्फिगो, क्या है? एस्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, ये रक्त दाब को मापने का काम करता है। आइए, अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? वो दायां अलिंद में आता है। उसके लिए विस्तार से हम 5 मिनट 6 मिनट लगता है, वो बता देंगे। ठीक है, मानव हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो चर्चा कर चुके हैं कि 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं ताकि उसका हृदय का धड़कन सुन सके? तो वो करते हैं स्टेथोस्कोप। क्या है? स्टेथोस्कोप। फुफ्फुस धमनी, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो किस प्रकार रक्त बहता है? देखो वही सवाल है, अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त। लेकिन अगर सीधे कहा जाए कि धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन उसमें उल्टा हो जाता है, फुफ्फुस लगेगा तो। ठीक है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। चलिए, आइए, राजधानी बताइए, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गौ से गुजरात, गौ से गांधीनगर। बिहार की राजधानी पटना। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। झारखंड की राजधानी रांची। उत्तराखंड के देहरादून। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर। मिजोरम के आइजोल। सिक्किम के गंगटोक। पश्चिम बंगाल के कोलकाता। राजस्थान के जयपुर। ठीक है, नागालैंड के कोहिमा। छत्तीसगढ़ के रायपुर। केरल के तिरुवनंतपुरम। ठीक है, राजधानी भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। खैर, ये कुछ राजधानी दे चुके हैं, देखिए इम्पोर्टेंट है जो। आइए, हाँ, बिहार के वर्तमान राज्यपाल, जो अभी राज्यपाल बना है, वो जो है क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे नाम क्या है? सैयद अता हसनैन। क्या नाम है? सैयद अता हसनैन है। ठीक है, आइए देखिए, वर्तमान में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सैयद अता हसनैन। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो सम्राट चौधरी है। कौन है? सम्राट चौधरी, जो 2026 में बने हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री कहा जाए तो श्री विजय कुमार चौधरी। और दो उप मुख्यमंत्री हैं, और क्या है? विजेंद्र प्रसाद यादव। प्रसाद लगा है, हाँ, प्रसाद यादव है। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार का राजधानी तो पटना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912। बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया। बिहार का राजकीय फूल गेंदा। ये सब हो गया। आइए, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो होती है 243 है। कितनी है? 243। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के लिए 16। ठीक है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 है। बिहार का राज्य के वृक्ष पूछा जाता है, पीपल। बिहार का राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है बिहार का। ठीक है, बिहार के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो है शायद चेंज हो गया है। चलिए, आइए, प्रेम कुमार हैं, चेंज हो गया शायद। आइए, मैथ का सवाल है। चलिए, 2x बराबर 18, यहाँ बीच में ना कुछ हो चिन्ह, तब गुना का चिन्ह। जब भेजेंगे तब बट्टा में जाएगा। 18 बट्टा में 2। अब 2 से काटिए, 2 नामा 18। x का मान 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोर्ड मास
चलिए, हाँ, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यही है, या ऐड या सब्सट्रैक्ट। तो बोर्ड मास है जिसके बच्चे में पढ़े हो ना कि काका भागू जोर घटा, क्या है, काका भागू जोर घटा। पहले सबसे पहले का काम करना है, तब भाग का काम करना है, उसके बाद गुना का काम करना है, तब जोड़ का काम करना है, तब घटा का। इससे पहले भी तो छोटी कोष्ठ के काम करना है, तो उसके बाद मध्यम कोष्ठ का काम करना है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करना है, उससे भी पहले जो होता है ऐसे लगा रहता है रेकरिंग, उसका काम करना है, ठीक है। तब छोटी कोष्ठ, तब मध्यम कोष्ठ, तब बड़ी कोष्ठ, तब काम करना है का, तब भाग का, तब गुना का, जोड़ का, घटा का, ठीक है। ऐसे कह भी सकते हैं कि का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुना करे धन जोड़ दे, शेष दियो घटाए, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 486 गुना 4 जोड़ 12 माइनस 8, ठीक है। गुना कीजिए, 424, 4 हाथ से 2, 4 8 32, 34 हाथ से 3, 4 को 16, 3 19, जोड़ 12 माइनस 8, जोड़िए इसमें 4 2 6 5 9 1 8, 16 में से 8 गया 8 4 9 जा। क्या हुआ रे, कुछ छुटा है का? कहीं भाग का तो नहीं चिन्ह था? हा, गुना किए हैं, जोड़ है, घटा है, 4 6 यहाँ तो 4 8 32 34 3 16 3 19 प्लस 12 माइनस 8, 4 2 6, 4 1 5 19 माइनस 8, 16 में से 4 जा। क्या हो रहा है रे? जा, यहाँ शायद भाग का चिन्ह है, वो देख लेते हैं। देखिए तो 486 गुना 4 कि ये भाग है, पता नहीं चला कौन भाग है, जोड़ का चिन्ह दे दिया है। अगर ये भाग रहता तो 1/3 हो जाता, 1/3 मतलब 3, 1 3 6 18, 3 2 6, भागो इधर न है। कैसा सवाल है रे? अगर मान लो ये भाग का चिन्ह है, एक बार देखिए लेते हैं। इसका गुना किया था तो 1900 कितना है था, 44 है था, 12/8 है, 2 3, जोड़ घटा कौन करे, छोड़िए, शायद सवाल एरर है। देखिए सबसे पहले गुना का काम करना चाहिए, गुना तक किए हैं, जोड़ना चाहिए तो जोड़े हैं, ये ऑप्शन कौन कैसे है, ठीक है, क्या छोड़िए, कट। आइए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आइए देखिए, इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। जितना दिवस जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर आए हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आइए, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को। एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 100 से 7 सबसे स्वास्थ्य। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स मतलब ए से 1 और 10 मतलब दिसंबर, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस हर एक बार 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को, जिसे चिल्ड्रेंस डे कहते हैं,
मनाया जाता है। ठीक है, आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हम बताए हैं क्या है, 21 जून को। ठीक है, देखिए फिर वही सवाल से फिर वही है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। देखिए आइए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? पहले भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो बताइए क्या होगा, लॉक लगाया जाए। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आइए देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत के है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया, और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। आइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है। उसमें तीली जो होती है 24 तीली है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र प्रसाद है, जब भारत आज़ाद हुआ था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये है मुंडक उपनिषद से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो संवत पर आधारित है। ठीक है, आइए कुछ सवाल छूट गया का? खैर जा 1919 को अमृतसर में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि 10वां में पढ़े हैं। आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसी बीच को नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। वो नारा था करो या मरो, आगे बढ़ो। और सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में हुआ, और ख़त्म कब हो गया? चौरा चौरी कांड हुआ 1922 में, तब खत्म हो गया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ, जब गांधी जी को बुलाया गया था चंपारण में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ है। ठीक है, सनवे अवज्ञा आंदोलन जो पूछता रहता है 1930 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ है। चौरी चौरा कांड वही 1922 में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। आइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन आ चुका है। डांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, जो नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एकदम बॉस की तरह बात करते हैं, जय हिंद, यही कहे थे। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से किया था वीर कुंवर सिंह। से पटना से किया था पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, आइए, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। ठीक है, आइए देखिए किसको क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? कहा तो जाता है, लेकिन कौन कहा? बॉस ने कहा था। बॉस कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उस बॉस को बॉस है, बॉस की तरह काम करता है। देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसे बिहार के गांधी कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, लोकनायक किसे कहता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, और जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। 2024 में उसे भारत रत्न मिला। किसको?
कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है जो जनगणमन के रचयिता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेता है, बॉस है, याद कीजिए। बापू महात्मा गांधी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष। आहा। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू कहा जाता है। अब बिहार मैथिल कोकिला विद्यापति को कहा जाता है। भारत कोकिला सीमांत गांधी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ, ये तो रिपीट हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन, देखिए था, देखिए नहीं, बहुत जल्द पूरा याद हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में हुआ था। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन कहते? तो बॉस कहे थे ना, तो कौन है बॉस? सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्धि अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून का विरोध करना, ठीक है। कब हुआ था? 1930 में। आइए, बिहार में स्वराज, स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में किया था, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 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 में, ठीक है। आइए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया? देखिए, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इम्पोर्टेंट है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अब मैथ का क्वेश्चन आया, एकदम उड़ाइए। वो क्वेश्चन गलती है, शायद बनाए थे तो नियम से, लेकिन नहीं बना। अब देखिए, क्वेश्चन तो बहुत ही चीज़ है, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? पहले समझिए। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, छूट, बस इतना ही नहीं रहता है, और कुछ है? प्रतिशत हटाते बट्टा में 160, ठीक है। कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उस पर जो रेट रहता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। जब कोई वस्तु है, उसको जितना में हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जितना में कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और उसी वस्तु को हम जितना में बेचते हैं, बस बेचते हैं तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदे, बेचे। अब खरीदे हैं 100 रुपये में, बेच दिए 120 में, तो लाभ कितना हुआ? 20 रुपये, तो 20 क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। अगर खरीदे हैं 100 में, बेच दिया 80 में, तो हानि नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, तो हानि क्या है? तो 20 उसमें हानि हुआ। अंकित मूल्य समझ में आ गया कि जो उस पर रेट रहता है, मूल्य रहता है, वो अंकित मूल्य हुआ। आप छूट कहते ना भैया कितना में देते हैं? चल 100 दाम है तो 10 रुपये में छूट देते हैं, तो वो छूट हुआ, ठीक है। समझिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? तो 800 रुपया है, ठीक है।
उस पर 10% छूट दी जाती है। 10% निकाल के देखेंगे कितना छूट दी जाती है। तो लो ना, 800 का 10% निकालो, प्रतिशत हटा मतलब बटा में 100 सटा, या प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, और दही कि 80 रुपया बहुत छूट मिलती है, 80 रुपया छूट मिलती है। दाम था उस पर 800 लिखा था, 80 रुपया छूट दिया, तो कितना में दिया? तो 720 रुपये में दिया। ठीक है, 720 रुपये में दिया। तब विक्रय मूल्य कितना? तो वही तब विक्रय मूल्य है 720 रुपया, वही ना। अब उस पर जितना रेट है उसमें 10% छूट करके दिया, तो दिया ना, तो वो बेचा तो क्या होगा? विक्रय मूल्य, तो वही विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो क्या होगा? 720। आइए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी? तो हमें जो है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड रहता है ना, वो चाल रहता है। तो चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है। और दूरी कितना है? दूरी 180 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है? समय। क्या निकालना है? समय। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए 3 गो सूत्र हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ओए दूरी बटा चाल। आइए, दूरी कितना है? 180 है। चाल कितना है? तो 60 है। 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 3, मतलब 3 घंटा। कितना लगा? 3 घंटा या 3 घंटे। ठीक है, आइए, एक वस्तु को 960 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। कहेगा लाभ जो प्रतिशत हुआ तो 100 में जोड़ देंगे, आखिर कितना प्रतिशत? तो 20 का रहा है ना, तो क्रय मूल्य 100, तब 20 जुड़ जाएगा 120 बराबर विक्रय मूल्य। अगर कहता हानि होता तो 100 में से घटा देते, तो उतना लिखते। ठीक है, करा यहाँ पर 1 मिनट, 1 मिनट। अरे अरे, बस बस, रहो रहो रहो, ठीक से रहिए। चलिए, हाँ, 960 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो लाभ होता है तो क्या होता है? जोड़ेंगे हम 100 में, तो 20 में हम 100% जोड़े तो मतलब 120%। वो बराबर कितना दिया है? तो 960 रुपया दिया है। कितना दिया है? 960। तो 1% का रेट कैसे निकालेंगे? तो 960 बट्टा में 120, 12 8 96। 1% बराबर 800, तो 100% बराबर, जा 1% बराबर 8 आया है, तो 100% बराबर हो जाएगा 800। तो यही है क्रय मूल्य, कि उसको हम खरीदे थे 800 में और बेचे थे 960 में, तो 20% का लाभ हुआ था। आप कह रहे हैं 900 में बेचा जाए, लिए हैं 800 में, और कह रहा है 800 में लिए हैं ना, उसे कह रहा है कि नहीं 900 में आप बेचा जाए, तो कहे लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है कि लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। अगर हानि कहा जाए हानि प्रतिशत, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तब पूछा जाता है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हो रहा है? 800 से 900 में बेचा जाता है, तो लाभ हो रहा है 100 का। अब क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है? तो 800 है। अब बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 बटा में 8, 8 से भाग दे दो, 8 एकान 8, 8 दूना 16 पॉइंट 12 पॉइंट कुछ 12.5%। ठीक है, 1 मिनट का ये दीजिए। अरे ठीक से रहो मेरे। चलिए, आप बोल, ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या हो गया आंसर? 12.5%। आइए देखिए, रीजनिंग मतलब लॉजिक,
इसमें सोचना पड़ता है, आराम से बनता है, बहुत इजी है, सिर्फ सोचिए और बन जाएगा। आइए, अमित जो है ना, अमित वो रेखा का भाई है, ठीक है। अमित रेखा का भाई है, तो रेखा लड़की है तो माइनस लगा दो, भाई है तो प्लस लगा दो, ठीक है। रेखा है ना वो अर्जुन की बहन है। अब लो, रेखा किसकी बहन है, तो अर्जुन की, कोनो बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं अर्जुन, आई अमित है, तो ये भाई, इसका भाई हुआ ना, ये बहन है तो ये भाई हुआ, ठीक है। अर्जुन कामेश्वर का पिता है, ये अर्जुन जो है किसका पिता है, पिता है किसका, तो कामेश्वर का पिता है, कामेश्वर का पिता है, ठीक है। कामेश्वर का अमित से क्या संबंध है, कामेश्वर का अमित से क्या संबंध है, मतलब अमित कौन है, कामेश्वर का अमित से क्या संबंध है, तो कामेश्वर जो है, कामेश्वर वो, कामेश्वर देखिए का किस में है, कामेश्वर का अमित से क्या संबंध है, मतलब कामेश्वर कौन है अमित का, तो कामेश्वर कौन है, देखिए ना, कौन हुआ, भाई का बेटा, मतलब भतीजा या भतीजा होगा, हाँ दोनों ऑप्शन क्या हुआ, भतीजा होगा, क्या होगा, भतीजा है ना। देखिए ना, ये बहन है, ये भाई है, उसका बेटा क्या होगा, भतीजा होगा, ठीक है। चलिए आइए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुड़ता है, हमेशा दिशा याद करना कि ऊ से ऊपर तो ऊ से उत्तर लेना है, उत्तर ऊपर तो नीचे में क्या होगा, दक्षिण, इधर क्या होता है पूरब, ये हमेशा याद कर लेना है, इधर क्या होगा पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, उधर पूरब, इधर पश्चिम। अब देखिए हम चल रहे हैं ऐसे, मतलब ई चलेगा ऐसे, तो उसका दक्षिण भाग कौन हुआ, इधर हुआ दक्षिण, उधर हुआ ई दायां हुआ, ऊपर में बायां। कोई चल रहा है ऐसे, तो अपने खुद उधर चल रहे हैं, तो बायां हो गया इधर और दायां हो गया इधर, ई खाली याद करना है इसमें। अब कोई चल रहा है ऐसे, तो इसका बायां दायां कौन है, तो ऐसे चलेंगे, अपने रहिए ना, तो बायां है इधर और दायां है उधर। कोई चल रहा है इधर, तो इसका बायां हो गया नीचा और दायां हो गया ऊपर। तो देखिए ऊपर में उत्तर होता है, नीचा दक्षिण, उधर पूरा पश्चिम। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर 10 मीटर चला, ओके। फिर दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, दायां मुड़ता है, ओके। फिर दाएं मुड़ता है, फिर दायां है इधर 10 मीटर है, ठीक है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब कौन दिशा में बताइए ना, किधर जा रहा है, जा किधर रहा है, दक्षिण दिशा में, तो कौन दिशा में हो गया, दक्षिण, कौन दिशा में है, दक्षिण में, ठीक है। चलिए आइए, वृक्ष की कटाई से क्या बढ़ता है, तो वृक्ष की कटाई से प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है। देखिए ना, वृक्ष काटेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा और प्राकृतिक आपदा का खतरा है कि नहीं। देखिए पूरा अगर काटिए देंगे पेड़ पौधा तो बारिश नहीं बरसेगा, सुखाड़ा जाएगा, तो प्रकृति के घटना है ना, ठीक है। ऐसा घटना जो प्रकृति के द्वारा घटित हो उसे प्राकृतिक घटना कहते हैं, ठीक है। आइए देखिए, वृक्षों की कटाई से क्या बढ़ती है, तो प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ती है। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है, तो यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन का दहन। चिपको आंदोलन का संबंध था वृक्ष की रक्षा करना, वृक्ष क्यों रक्षा करना। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, कि वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण किस कारण होता है, इतने जो वाहन गाड़ी चलता है, उद्योग सब जो है उतने धुआं निकलता है, तो वही वायु प्रदूषण है ना, हवा में सब मिलता है ना। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है, तो बिहार दिवस, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन से क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान बढ़ जाता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, देखिए औद्योगिक कचरा, उद्योग से जितना भी कचरा निकलता है और सीवेज का जल में मिलना, सब जाके जल में मिलता है, तो क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है। और गाड़ी घोड़ा जो चलता है और उतना उतना कारखाना से धुआं निकलता है तो वायु मिलता है हवा में, तो वायु प्रदूषण हो गया। ठीक है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इसे हम पुनः उपयोग में ले आ सकते हैं। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, तो कैमूर जिला, वहाँ बहुत वन है। इकोसिस्टम, जिसे पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एजी टॉन्सले ने किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे, बॉल को ठीक से कर लगाना होगा। भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है, आइए इससे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम। आइए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। जो प्रस्ताव में लिखा हुआ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया, तो 26 नवंबर 1949 को, और क्या हुआ, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो वो ह्यूम है। हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, तो 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था तब। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिया था, वही भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। बिहार का पृथक राज्य के रूप में गठन कब हुआ, तो 1912 में हुआ था। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछता रहता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जो कानून मंत्री भी कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए सवाल देखिए, 6400 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तब ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज नहीं है। इसलिए देखिए 10% के, तो इसको तोड़िए तो 1/10। ठीक है, 10 से हो गया 11, 2 साल का है तो 2 बार लिख दो। ठीक है, आइए 2 साल का है 3 साल है तो 3 बार लिख देंगे। तो 10 से गुना करो तो 100 और 121। 100 जो हुआ मूलधन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज अच्छा इधर देखिए 6400 रुपया है, यहाँ 100 कर रहा है, प्रतिशत में 100 है, तो 100 बराबर 6400 करना है। क्या है कि वो मूलधन दिया है, यहाँ प्रतिशत में आया है, तो इसको काटिए तो 1% बराबर 64 है। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए सब चीज़ उसमें मिला हुआ, तो यहाँ से निकाल देते, 121 से गुना करते, हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ही चाहिए, मतलब मिश्रधन चाहिए तो वो उससे करते हैं, लेकिन हमारा चक्रवृद्धि सिर्फ ब्याज से मतलब है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको घटाइए, कितना का अंतर है, 21 का, कितना बड़ा है 21%, तो 21% का मान ज्ञात कीजिए। 21 गुना 64, 21 चौक 84, हासिल 8, 21 छक्के 126 में 8 जोड़ेंगे तो 134, 1344 है, यह है। ठीक है, चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है। ठीक है, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र सब लेकर आए हुए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, सोडियम क्लोराइड का NaCl है ना, साधारण नमक का, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं NaCl, खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसका सूत्र होता है NaSCO3। ठीक है, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला सोडा
ठीक है, जिसे वाशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 हाफ H2O या 1/2H2O। नीला थोथा का प्लास्टर ऑफ पेरिस यह है CaSO4 हाफ H2O। नीला थोथा या तुतिया का सूत्र पूछा जाए तो CuSO4 5H2O। ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जाए तो CaOH2। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जाए तो CaO। आइए, भारी जल का सूत्र पूछा जाए तो D2O। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा जाता है HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो HCl। ठीक है, और पूछा जाए पेट में अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बैटरी में कौन अम्ल पाया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, संतरा में कौन अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन अम्ल पाया जाता है तो टाइट्रिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। ये सब याद करना है। आइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। फिटकरी कहे या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। ठीक है, याद कर लेना। ग्लूकोज का सूत्र पूछा जाता है तो C6H12O6। चूना पत्थर कहे, संगमरमर कहे, खड़िया कहे, उसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, और क्या कहे, और चीनी का सूत्र पूछा जाए C12H22O11 होता है। ठीक है, आइए, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और कास्टिक पोटास कहा जाता है KOH, जिसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कास्टिक सोडा कहा तो NaOH। आइए, कास्टिक सोडा NaOH, खाने वाला सोडा तो NaSO3। ये हो ही गए, सब वही है, सब वही सूत्र है। ठीक है, आइए, जय जवान जय किसान, नहीं रुकेगा किसी का काम, यही है लाल बहादुर शास्त्री का पहचान। तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आइए, अब देखिए नारा कुछ लेकर आए हैं, प्रसिद्ध नारा है, पूछा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। करो या मारो महात्मा गांधी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बॉस जी बोले थे। तो बॉस कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद कौन कहा था? तो भगत सिंह। ठीक है, देखिए, इंक लाओ, कोई मान लो पढ़ाने के लिए इंक लाएगा तो क्या होगा? भागना पड़ेगा ना। कह रहा है इंक लाओ तो कहे भाग भाग भाग, मतलब भगत सिंह। ठीक है, स्वराज मेरा जन सिद्धि अधिकार है, कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक। जय हिंद बॉस जी बोले थे, सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे। वेदों की ओर लौटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती बोले थे। सत्यमेव जयते का नारा कौन दिया है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कौन कहते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। जय जगत का नारा कौन दिया था? विनोबा भावे। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू दिया था। मारो फिरंगी को, अंग्रेजवा को, कौन कहा था? मंगल पांडे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा कौन दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए आइए, अभी इंग्लिश आ गया है। खैर इंग्लिश के क्या है, हमें कुछ और दिक्कत नहीं है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में इसमें क्या करा पहले देखिए, C... टू स्कूल एवरी डे। अब ई है टेंस से। टेंस जो है, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। टेंस जो है क्रिया के रूपों के बारे में, जिसमें क्रिया के रूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे, जिसमें वर्ब के रूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे, वर्ब या क्रिया के रूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान समय में होने वाले काम को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और बीते हुए काम को पास्ट टेंस कहते हैं। आने वाले समय में जो काम होगा उसे भविष्य काल कहते हैं, मतलब फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी का 4 प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस का प्रकार है 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट में भी है
पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर में भी है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा है, उसके हिसाब से बनाएंगे। सी डॉट 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 टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर शर्त दिया कि वह प्रतिदिन क्या है, स्कूल जाती है। अगर कोई निश्चित टाइम दे दे तो उसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसको पहचानेंगे कैसे, तो जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में समझेंगे। जिसमें रहा है, रही है, रही हूँ लगा रहे उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझेंगे। जिसमें या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। और जिसमें 4 बजे से पढ़ रहे थे उसमें टाइम रहे, भले निश्चित टाइम रहे या अनिश्चित टाइम रहे, 2 वर्षों से वह खेल रहा था या वह कहीं गया था, अगर टाइम सब दे दे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, उसमें फॉर और सिंस का यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है कि पहला सब्जेक्ट, तब वर्ब या वर्ब 1 या वर्ब 5, तब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब 1 और वर्ब 5, प्लूरल के लिए वर्ब 1 लगता है और सिंगुलर के लिए वर्ब 5 का यूज होता है। तो यहाँ सी मतलब सिंगुलर है। ठीक है, सी, ही, इट सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगता है, वर्ब 5 का यूज। तो कौन मानेंगे, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, देखिए 32, सी इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही है, लड़की ना। हाँ, तो अभी बताए हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में कौन टेंस है, तो आईएनजी लगा है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए पास्ट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका है, इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर है। देखिए सब्जेक्ट है, इज, आर, एम का यूज हुआ है उसमें, फिर रीडिंग आईएनजी लगा है, वर्ब 4 है, तब ऑब्जेक्ट है। आइए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए आर्टिकल, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ए एन का यूज सिंगुलर में होता है और द का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। इसका कुछ नियम है कि आर्टिकल जो है ए का यूज कैसे करेंगे और एन का यूज कैसे करेंगे। देखिए अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, ये है ना, अया और ए आई। जिस वर्ड के अगर पहले हम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, अगर ये दोनों अक्षर पढ़ लेते हैं तो उसमें सीधे एन का यूज करेंगे, अन्यथा ए का यूज करेंगे। बच्चा में पढ़े ना कि भवेल रहे तो एन करते हैं, लो ना गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर चलना है अया और ए आई पर। जैसे एप्पल, क्या है एप्पल, तो क्या पढ़ते हैं एप्पल, तो ए पढ़े ना, ये लोग हम एन लगाएंगे। जैसे हम कहेंगे बॉल में क्या लगाएंगे, ब बोलते थे तो लगाओ ना, ये लगाओ। ठीक है, जैसे हम ईग पढ़ते हैं, ईग, तो ई बोले हैं तो अ या ए की जब एक अक्षर है तो मारेंगे एन। अब मान लो फिश बोले हैं तो क्या मारेंगे फ, तो वो अलग है तो ए मारो। जैसे एलिफेंट बोले हैं, क्या बोले हैं एलिफेंट, तो ए बोलते हैं तो एन लगाइए। जैसे अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, तो अ बोलते हैं, ये लोग का एन लगाएंगे। लेकिन 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 जिसको हम गिनती नहीं करेंगे वही में नहीं यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे मिल्क में क्या लगाएंगे बताइए, मिल्क में ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, कुछ होने लगेगा। दूध के हम कहेंगे एगो दूध, दूगो दूध, नहीं ना कहेंगे, कटिए। तेल में क्या लगाएंगे, ऑयल में क्या लगाएंगे,
तेल की गिनती करेंगे, एगो तेल दूगो तेल ना, बक। तो इसमें जिसको हम गिनती काउंटिंग नहीं करते हैं उसमें यूज नहीं करते हैं। तो बताइए ही इज ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो इसमें क्या लगाते हैं, ऑनेस्ट, और पढ़ते हैं ना, आई लोग का हम एन लगाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब हिंदी है अभाव। अभाव मतलब कमी। अब कमी का विलोम शब्द क्या होगा, पर्याप्त। पर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए देखिए, विषम जोड़े या ओड पेयर, इसका मतलब हुआ जो अलग हो, जो अलग हो, बिल्कुल अलग। देखिए पुस्तक को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं। चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं। अब गेंद से हम खाएंगे, उठाएंगे, गोल गोल है, खाएंगे नहीं, ना खाएंगे। चम्मच से रहता तो अलग बात है। तो ये है ओड पेयर, जो अलग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का सवाल है, थोड़ा एक रत्ती दिमाग लगाइए, बन जाएगा। शिक्षक कहाँ रहते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब स्कूल में रहते हैं ना। तो डॉक्टर कहाँ रहेगा, दवा में हैं कि क्लिनिक में, मरीज में, हॉस्पिटल, अस्पताल में रहेंगे ना, हाँ, ठीक है। आइए, लुप्त संख्या पहचानिए, रीजनिंग का सवाल है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। 2, 6, 7, 21, 22। इसमें देखिए तो क्या किया है, इसको क्या किया, देखिए 2 तिया 6, मतलब इसको गुना किया है। तो इसमें क्या किया है, सिर्फ एक जोड़ दिए हैं। इसमें क्या किया है, 7 तिया 21, मतलब 3 से गुना किया है ना। फिर क्या किया है, अच्छा ये बात है, मतलब कि पहले गुना करता है 3 से, तब जोड़ देता है 1, गुना करता है 3 से, जोड़ देता है 1। अब गुना करता है 3 से तो गुना कर दो 3 से, 66। चलिए रीजनिंग का सवाल है, 40 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्र है किसी कक्षा में, रिया का स्थान ऊपर से 5वां है। 40 छात्र है जिसमें ऊपर से 5वां स्थान है, किसका, रिया का, ठीक है। तो नीचे से क्या स्थान होगा, कोई बात नहीं है। टोटल कितना है, 40। 40 में से 45 घटा दीजिए, कितना हो गया, 35। लेकिन रिया हट गया, 5वां स्थान किसका है, रिया का। तो जब हटाए तो रिया हट गया 5वां स्थान से, तब फिर ओकरा लेल हम एक जोड़ेंगे, तब तो रिया रहेगी। तब 36 मारेंगे, क्या 36, ठीक है। आइए, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और जूल जो होता है कार्य और उष्मा का ऐसा मात्रक है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। पास्कल दाब का ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विभव का वोल्ट होता है। विभवांतर का भी वोल्ट होता है। ज्योति तीव्रता, कैंडेला, बहुत है, देखिए लेकर आए हैं, सब इम्पोर्टेंटे हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का बल का सीजीएस मात्रक का है, बल का सीजीएस मात्रक अगर पूछा जाए तो डाइन होता है, ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, प्रतिरोधकता का ओममीटर, आवृत्ति का हर्ट्ज, आवेश का कूलम, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है। उष्मा का भी क्या होता है, जूले होता है। कोणीय वेग का ऐसा मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड होता है। आइए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये ना। तो ये जो है ना, प्रधानमंत्री कहा जाए तो मारो ना, इंदिरा गांधी। आइए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। आइए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, ठीक है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल है, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कहा जाए तो सरोजिनी नायडू है, भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कहा जाए तो सुचेता कृपलानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। भारत की पहली आईपीएस पूछा जाए तो किरण बेदी, मुंबई की। भारत की पहली महिला आईएएस पूछा जाए तो अन्ना राजम मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी तो मीरा साहेब फातिमा बीबी। आइए, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो मीरा कुमार, महिला अध्यक्ष है।
भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला इंदिरा गांधी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती क्या है? शाह। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्ण मल्हेश्वरी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। आइए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? तो भारत का है सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक है, भारत का। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय देखिए ध्यान से। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? भारत का है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। इसका चिन्ह है, इसका ट्रिक है रुक चिन्ह अब आ भारत, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हाँ, तो 7वां स्थान पर भारत है। पहला है रूस, कनाडा, चीन, अब क्या है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, वो कौन छूट गया? रुक चीन अब आ भारत, हाँ, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कितना हो गया? 7वां स्थान पर भारत है, ठीक है। आइए देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भारत है, अभी वर्तमान में सबसे बड़ा। और 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो वो चीन है। 2011 के जनगणना के अनुसार जब दूसरा स्थान पर तब भारत था, लेकिन अभी पहला स्थान पर चला है भारत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। और भारत का पूछा जाए तो थार है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। अरे हाँ, चलिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कहे तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कहे तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष कहा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप वेटिकन सिटी। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कहा जाए तो गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा कहा जाए तो कौन है? सिक्किम है। और बिहार का स्थान अगर क्षेत्रफल के अनुसार कहा जाए तो बर्मा, क्षेत्रफल के अनुसार पर क्या है, और जनसंख्या के अनुसार पर ये तीसरा और 12वां स्थान पर आता है, ठीक है। आइए, क्षेत्रफल में 12वां है, जनसंख्या में तीसरा है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। फिर वही क्वेश्चन है, देखिए वो रिपीट हो गया है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। आइए देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य, जिसे कौटिल्य धनानंद को हरा दिए थे ना। इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित है? वही मौर्य वंश से संबंधित है। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो 261 ईस्वी में लड़ा गया। उसके बाद जो है ये अशोक है बौद्ध धर्म अपना लिए, ठीक है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग के
वर्णन है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनाया था सांची का स्तूप। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? वही धनानंद, जिसे नंद वंश का शासक था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र और पुत्री को कहाँ भेज दिया था? तो श्रीलंका में। कहो जाओ वहाँ पर बौद्ध धर्म की चर्चा करो। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। कौन? मेगास्थनीज। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। ठीक है, आइए। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। देखिए ये सब पढ़ा दिए हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। सब रोज़ देखना है तब ना याद रहेगा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 में ही। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई? 1923 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। आइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, और 8 राज्य से गुजरती है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, यही है 8 गो राज्य। आइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों के होकर गुजरती है? तो 8। भारत का मानक समय किस रेखा से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से के साथ लगती है? चलिए आइए, हाँ, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर सबसे कम तो अफगानिस्तान। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? अगर पूर्वी बिंदु कहा जाए तो किबिथू, और पश्चिमी तो गुहारमोती। ठीक है, और उत्तरी बिंदु तक कन्याकुमारी, कश्मीर में। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार अक्षांशीय के बीच कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और भारत बांग्लादेश के बीच के भी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, छोटा कहा जाता गोवा। लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। देखिए, लंबाई के अनुसार सबसे लंबी नदी गंगा नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सिंगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है नर्मदा नदी का उद्गम। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं।
हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो महानदी पर बनाया गया है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो पद्मा। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए, सबसे खारे पानी का झील जो है, जिसे चिल्का झील कहते हैं, कहाँ है? उड़ीसा में है। और मीठे पानी का झील वुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आइए देखिए। अच्छा, ये हो गया था दिवस के बारे में। बिहार नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप। अच्छा, वो द्वीप के नदी के बारे में देखिए। सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, माजुली है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वही माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप होते हैं? द्वीप हैं तो 36। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप, जो अंडमान में है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। पंबन द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। बिहलर द्वीप कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा तट पर है। दमन और दीव को कौन सा खाड़ी अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी अलग करती है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। आइए, सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? अरावली में है। जा देखिए, इसमें है। दिल्ली शहर किस पहाड़ी पर है? तो अरावली, रायसेना पहाड़ी पर है। ठीक है। अरावली पर्वत किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? पहाड़ी नदी। जा दिल्ली शहर किस पहाड़ी पर है? अरावली। कर आंसर छूट गया। अच्छा देखो, यहाँ दिल्ली शहर किस पहाड़ी पर है? तो अरावली पहाड़ी पर है। ठीक है। कहाँ है? रायसेना की पहाड़ी पर। ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, दिल्ली शहर किस पहाड़ी पर है? तो वही अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाए तो गुरु शिखर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनामुडी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है, जो केरल और कर्नाटक की सीमा पर है। पूर्वी घाटी पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के मिलन को क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वही K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मेघालय में। ठीक है। विंध्यान पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत। कडामम, जिसे इलायची की पहाड़ी, किन राज्यों के बीच है? तो केरल और तमिलनाडु। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो वलियत पर्वत। महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में है? तो झारखंड में। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। चलिए, आज 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और कल 100 तक कर देंगे। ठीक है। चलिए।